मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज प्रशिक्षण पर चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण, प्रशिक्षण, प्र उपसर्ग है, तो प्र का मतलब होता है प्रकृष्ट, उत्कृष्ट शिक्षण। तो उत्कृष्ट प्रकार से जो शिक्षा दी जाती है या किसी चीज के बारे में जानकारी दी जाती है, किसी व्यक्ति को सिखाया जाता है कोई चीज, उसे प्रशिक्षण कहते हैं। तो उत्कृष्ट तरीके से या खास तरीके से किसी चीज के बारे में जानकारी देना और उसको बताना, उसको समझाना, क्योंकि उससे काम लेना है, इसलिए उसको खास तरह की शिक्षा देना प्रशिक्षण कहलाता है। लोक प्रशासन में प्रशिक्षण प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि लोक प्रशासन में जिन लोगों को, जिन अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाता है, वे सामान्य शिक्षा प्राप्त करके योग्यता के आधार पर किसी पद पर चुने जाते हैं और उनकी नियुक्ति की जाती है। अब एक छोटा सा प्रश्न है कि एक विद्यार्थी जिसने बीए, जिसने एमए, एमएससी या एमकॉम किया हो या इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके मान लीजिए डिप्टी कलेक्टर बन जाता है, उसको कहा जाए कि तुम काम करो डिप्टी कलेक्टर का, तो वह कैसे काम करेगा? क्योंकि उसने जो भी शिक्षा अर्जित की है वह सामान्य विश्वविद्यालय शिक्षा उसने प्राप्त किया है, लेकिन जिस कार्य के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, उस विषय, उस पद की प्रकृति के बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं है, तो उसे विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देकर के अपने पद से संबंधित दायित्वों को, कार्यों को, जिम्मेदारियों को उसे समझाया जाता है और उसे सभी प्रकार से प्रशिक्षित करके फिर उस पद पर उसकी नियमित रूप से उसको दायित्व सौंपे जाते हैं। तो प्रशिक्षण का होना प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के लिए आवश्यक है। प्रशिक्षण के अंतर्गत किसी विशेष कला या व्यवसाय की शिक्षा जिससे कुशलता, शक्ति और क्षमता में वृद्धि हो, उसे प्रशिक्षण कहते हैं। विशेष प्रकार की कला का विकास करता हो, क्योंकि व्यक्ति में क्षमता होती है, विश्वविद्यालय शिक्षा के माध्यम से वह अपनी विशिष्ट क्षमता को, विशेष कला को वह उजागर नहीं कर पाता, जबकि प्रशिक्षण के अंतर्गत उसमें जो सुप्त भावनाएं हैं उसको उभारा जाता है, उसके कला का विकास किया जाता है, उसको किसी चीज को अच्छी तरह से समझाया जाता है, ताकि जिस कार्य के लिए उसकी नियुक्ति हुई है उससे संबंधित दायित्वों का वह अच्छी तरह से निर्वहन कर सके। तो शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर होता है। शिक्षण में सामान्य विषयों की शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण में खास विषय की शिक्षा दी जाती है। शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से बहुत सी चीजें सीखता है, लेकिन एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से भी कई प्रकार की चीजें सीखता है। सीखने के लिए न तो कोई आयु का बंधन होता है और न ही किसी अनुभव का बंधन होता है, उम्र का बंधन होता है। जीवन भर हम सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ नई नई चीजें हम सीखते रहते हैं। हम सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं, और जब तक आदमी में सीखने की प्रवृत्ति न हो वह अपना विकास नहीं कर सकता। तो शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि प्रशिक्षण एक सीमित अवधि के लिए व्यक्ति को दिया जाता है, ताकि उसमें एक विशेष योग्यता को उत्पन्न किया जा सके, उस व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसके उद्देश्य क्या हैं? प्रशिक्षण के उद्देश्य सबसे पहला है कार्य क्षमता का विकास। यदि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, दूसरे व्यक्ति को प्रशिक्षित किया गया है उस खास काम को करने के लिए, निश्चित रूप से दोनों के कार्यों में जमीन आसमान का अंतर होगा। यह संभव है कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए व्यक्ति अपनी योग्यता या अपनी समझ बूझ के आधार पर उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करे, लेकिन जब तक प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा वह उस काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकता। जिस प्रकार से ड्राइविंग सीखने के लिए कार की आवश्यकता पड़ती है,
करस्पॉन्डेंस कोर्स के द्वारा या यूट्यूब में वीडियो देख करके आप कार चला नहीं सकते। इसी प्रकार से प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण के आपको उसकी टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएगी। जैसे ही बाबा रामदेव ने योगासनों को प्रचारित किया तो पूरे देश भर में यूट्यूब में बाढ़ सी आ गई। यूट्यूब में ये योग आसन के बारे में लोग उसको देख करके यूट्यूब देख करके यूट्यूब को अपना गुरु बना करके उन्होंने अपना योगासन करना शुरू किया। लेकिन क्या इससे लोगों को वास्तविक लाभ की प्राप्ति हो सकी? नहीं हो सकी, क्योंकि जो टेक्निक एक योग शिक्षक अपने यूट्यूब में डालता है, वीडियो में बनाकर डालता है, उसे सब कोई समझ नहीं सकती। प्रत्यक्ष प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। और जब टेक्निक आपको नहीं मालूम, आप कोई भी काम को प्रॉपरली अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। इससे व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। दूसरी चीज, नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य। परिस्थितियां हमेशा बदलते रहती हैं, कोई परिस्थिति एक समान हमेशा नहीं रहती। तो नवीन परिस्थितियों के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। तीसरा, सार्वजनिक सेवा के प्रति लगाव का भाव उत्पन्न करना। जिन लोगों को लोक प्रशासन में नियुक्त किया जाता है, सरकारी सेवा में जिन लोगों को नियुक्त किया जाता है, शासन का मुख्य उद्देश्य है जनता की सेवा करना। प्रशासन अच्छी तरह से सेवा करना। सेवा किसकी? जनता की सेवा करना। तो जनता की सेवा के बारे में लोगों में एक लगाव उत्पन्न करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण से लोगों में, कर्मचारियों अधिकारियों में एक लगाव का भाव आता है कि उन्हें जो भी करना है जनहित में करना है, जनता की सेवा के लिए करना है। फिर क्षमता का सर्वांगीण विकास। व्यक्ति में क्षमताएं सुसुप्तावस्था में रहती है। प्रशिक्षण के द्वारा उनकी क्षमताओं को उभारा जाता है, उनको अच्छी तरह से सिखाया जाता है ताकि वो अपनी क्षमता का अच्छी तरह से उपयोग कर सकें और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और पांचवा है मनोबल में वृद्धि। यदि मान लीजिए कोई प्रशिक्षित अधिकारी या कर्मचारी अपने प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठा करके अपने निर्धारित दायित्वों को निर्वहन करता है, संपन्न करता है, तो उसके मनोबल में वृद्धि होती है, उसकी तारीफ होती है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया और मनोबल इससे ऊंचा होता है। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। अब देखें प्रशिक्षण की विधियां। प्रशिक्षण कितने प्रकार की, किस विधि से दी जाती है? विधि अलग है, प्रकार अलग है। तो पहले विधि देखें। सबसे पहले व्याख्यान पद्धति। यह व्याख्यान पद्धति मतलब कि 15, 20, 50 जो भी जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना है उनको एक कमरे में बिठा दिया जाता है। एक प्रशिक्षक आता है और अपना व्याख्यान दे करके, उस विषय पर व्याख्यान दे करके उनको प्रशिक्षण देता है। ये व्याख्यान पद्धति सर्वमान्य है, हर स्थान पर इसको देखा जा सकता है। प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए प्रशिक्षार्थी कुछ चीजों को जो उसके लिए आवश्यक लगे उसको नोट कर लेता है। फिर चर्चा होती है, कथोपकथन होता है, अंतरक्रिया होती है। प्रशिक्षणार्थी उससे प्रश्न पूछते हैं, फिर प्रश्नों का जवाब प्राप्त करते हैं। उनके बीच आपस में वाद विवाद होता है, बहस होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, चर्चा होती है, अंतरक्रिया होती है। ये व्याख्यान पद्धति में सबसे ज्यादा फायदा है। दूसरा है सम्मिलित लेखन पद्धति। व्याख्यान दे दिया, प्रशिक्षक ने पूरा व्याख्यान दे दिया। व्याख्यान देने के बाद उनको कहा गया, प्रशिक्षणार्थियों को कहा गया कि आप अभी जो आपने व्याख्यान सुना उसको आप अपने शब्दों में लिख करके बताइए। लेखन पद्धति। और ज्यादा हुआ तो 5 या 10 लोगों का एक ग्रुप बना दिया। कहा गया कि आप उसको लिख करके अपने शब्दों में लिख करके बताइए। तो ये सम्मिलित लेखन पद्धति हुई। फिर जो भी लिख करके दिया गया उनको फिर उसके बारे में बहस होती है, उनके मतलब आपस में चर्चा होती है और उनको विशेष रूप से उनको फिर बताया जाता है। तीसरा है केस स्टडी पद्धति। केस स्टडी क्या होता है? किसी घटना का
या किसी चीज का गहराई में जाकर अध्ययन करना, इसको केस स्टडी मेथड कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर मर्डर हुआ, कहीं किसी की हत्या हुई, तो उस हत्या के बारे में जब पुलिस अधिकारी वहां पर जाता है तो पूरे केस को बना करके उसको केस फाइल बना करके कोर्ट में पेश करता है। एक एक चीज का प्रमाण वो जुटाता है, उस केस में गहराई में जाकर के उसका अध्ययन करता है, रिपोर्ट बनाता है, लोगों से पूछताछ करता है, प्रमाण इकट्ठे करता है और सभी प्रकार के प्रमाणों को मिलाकर के फिर वह केस पुटअप करता है अपने उच्च अधिकारी के सामने, फिर कोर्ट में पेश करता है ताकि अपराधी को दंडित किया जा सके। उसको केस कहते हैं। केस या मामला, केस स्टडी पद्धति, गहराई में जाकर के उसका अध्ययन करना। विशेष करके पुलिस वालों को इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता अधिक होती है। फिर अभिनय के माध्यम से मान लीजिए प्रशिक्षण दिया गया, प्रशिक्षण देने के बाद उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों में से ही कुछ लोगों को अभिनय करने के लिए चुन लिया जाता है। फिर उनको अभिनय किस प्रकार से करना है, नाटक किस प्रकार से करना है, उनको पूरी बातें बताई जाती हैं। फिर उस नाटक का मंचन उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों के बीच होता है। तो अभिनय के माध्यम से प्रशिक्षण देना। फिर संचार पद्धति, संचार पद्धति के अंतर्गत पत्र लिखना, आदेश निर्देश जारी करना, किसी काम को करने के लिए किस प्रकार से काम किया जाए इसके बारे में पत्र लिखना, ये तमाम चीजें संचार पद्धति है। फिर है दृश्य श्रव्य पद्धति, ये आजकल ज्यादा प्रचलन में आ रहा है क्योंकि ऑडियो विजुअल पद्धति, जैसे एक शिक्षक बोर्ड में लिख कर समझाता है, तो बोर्ड में लिखना वीडियो हुआ और फिर बोलना समझाना, यह श्रव्य पद्धति हुआ। इसी को ऑडियो विजुअल पद्धति कहते हैं। कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो केवल लेक्चर देते हैं, केवल व्याख्यान देते हैं, क्लास में गए केवल व्याख्यान दे दिए। लेकिन कुछ ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो बोर्ड में लिख कर समझाते हैं, इसको ऑडियो विजुअल पद्धति कहते हैं। और यह ऑडियो विजुअल पद्धति विद्यार्थियों को ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सुनते भी हैं और फिर बोर्ड में देखते भी हैं। तो दृश्य श्रव्य पद्धति, इसी प्रकार से भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ये हो गई प्रशिक्षण देने की विधि। अब देखें प्रशिक्षण के प्रकार। सबसे पहला है अभिमुखीकरण प्रशिक्षण। जैसे ही किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, पद स्थापना की जाती है, वैसे ही वहां पर ज्वाइन करने के कुछ ही दिनों के बाद उसके विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था एक खास जगह पर की जाती है। क्योंकि उस एक व्यक्ति की तो नियुक्ति नहीं होगी, एक साथ 15, 20, 50 लोगों की नियुक्ति होगी, तो उन सबको एक साथ एक स्थान पर रख करके रहने की पूरी सुविधा देकर के उनको लंबा प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 महीना, 6 महीना, साल भर, इस प्रकार से प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। जब अच्छी तरह से उनके दायित्वों का प्रशिक्षण दे दिया जाता है, तब जाकर के फिर वो नियमित रूप से किसी कार्यालय में किसी पद पर बैठ करके काम करते हैं। ये अभिमुखीकरण प्रशिक्षण है नियुक्ति के बाद। दूसरा पर्यवेक्षणी प्रशिक्षण। यह पर्यवेक्षण प्रशिक्षण की प्रकृति की पद्धति अंग्रेजों के जमाने में अधिक हुआ करती थी। इसमें क्या होता था कि जो नए अधिकारी होते थे, खास करके आईसीएस, ये नए अधिकारी 6 माह 1 साल के लिए अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी के बंगले में रह करके, उनके साथ रह करके विभिन्न प्रकार के दायित्वों को सीखते थे, विभिन्न प्रकार की चीजों को सीखते थे। ये पर्यवेक्षक की पद्धति है। तीसरा अनौपचारिक और औपचारिक प्रशिक्षण। अनौपचारिक प्रशिक्षण क्या है कि किसी उच्च अधिकारी के अधीन रह करके काम करना। जैसे आपको पता होगा कि आईएएस में सेलेक्ट हो जाने के बाद उन अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में उनका लगभग 2-3 वर्षों का प्रशिक्षण होता है। इतने लंबे समय तक उनको प्रशिक्षित किया जाता है। 2 साल के बाद, 2 साल तक लगातार प्रशिक्षण देने के बाद फिर उन्हें लगभग 6 माह तक
किसी भी जिले में कलेक्टर के अधीन काम करने के लिए भेज दिया जाता है और उस 6 महीने के अंदर ये एसडीएम रह करके किसी अनुविभाग में काम करते हैं या कलेक्टर के अधीन सीधे एडिशनल कलेक्टर या ज्वाइंट कलेक्टर के रूप में वो 6 माह तक काम करते सीखते हैं। इसे कहते हैं अनौपचारिक प्रशिक्षण। कलेक्टर के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते, प्रत्यक्ष निरीक्षण में रहते हैं। उनको कलेक्टर विभिन्न प्रकार की चीजें सिखाता है, बताता है, समझाता है, काम करने का ढंग बताता है, व्यवहार करने की पद्धति बताता है। तो ये अनौपचारिक प्रशिक्षण हुआ। और औपचारिक प्रशिक्षण का मतलब होता है जो नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था दी जाती है उसको औपचारिक प्रशिक्षण कहा जाता है। फिर है अल्प और दीर्घकालीन प्रशिक्षण। नियुक्ति के कुछ वर्षों के बाद नियुक्ति हो गई, उसको प्रशिक्षण दे दिया गया, उसने काम संभाला, काम करते करते मान लीजिए 5 साल या 10 साल काम कर लिया, फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई, एक नई प्रकार का विचार आया, एक नई प्रकार की योजना आई, उसको यदि अपने अधिकारियों को सिखाना है, बताना है, तो 2, 3, 4 दिन, 1 हफ्ता का जो प्रशिक्षण होता है उसको अल्पकालीन प्रशिक्षण कहा जाता है। और दीर्घकालीन प्रशिक्षण का मतलब जैसे IAS, IPS अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था है, 2-3 साल तक उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है, तब जाकर के वे किसी जिम्मेदार पद पर नियुक्त होते हैं। तो अल्पकालीन, दीर्घकालीन। फिर है केंद्रीय और विभागीय प्रशिक्षण। केंद्रीय प्रशिक्षण का में जैसे केंद्र सरकार में IAS अधिकारियों के लिए मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान है। इसी प्रकार से पुलिस अधिकारियों के लिए माउंट आबू में IPS प्रशिक्षण केंद्र है। इसी प्रकार से IFS अधिकारियों के लिए, IRS अधिकारियों के लिए, तो ये जो केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं ये केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। इसी प्रकार से विभागीय, हर विभाग, जितने भी विभाग हैं, गृह, रक्षा, वित्त, वाणिज्य, ऊर्जा, रेल, जितने भी विभाग हैं, प्रत्येक विभाग में एक विभाग होता है, एक ब्लॉक होता है, एक प्रशिक्षण विभाग होता है। वह अपने अधिकारियों कर्मचारियों को उस विभाग से संबंधित विभिन्न चीजों का प्रशिक्षण देता है। तो एक केंद्रीय हुआ, दूसरा विभागीय हुआ। केंद्रीय प्रशिक्षण में सभी वर्ग के, सभी कैटेगरीज के अधिकारी आते हैं, जो कि केंद्र सरकार के जितने भी एक स्तर के अधिकारी होते हैं उन सब का एक साथ प्रशिक्षण होता है। विभागीय में केवल विभाग के प्रशिक्षण अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। फिर है विशेष और सामान्य प्रशिक्षण। विशेष प्रशिक्षण जैसे आजकल स्कूलों में शिक्षक की नौकरी के लिए BTI या B.Ed उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसके B.Ed के बिना, बैचलर ऑफ एजुकेशन के बिना आप स्कूलों में शिक्षक नहीं बन सकती। ये विशेष प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से पुलिस अधिकारियों को जब नियुक्त किया जाता है तो उनको भी खास ट्रेनिंग दी जाती है, खास प्रशिक्षण दिया जाता है। लेखा विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार से आयकर विभाग में काम करने वाले जितने भी विभाग हैं, इन सभी विभागों में जो विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है उसको विशेष प्रशिक्षण कहा जाता है। और दूसरा है सामान्य प्रशिक्षण। सामान्य प्रशिक्षण के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट्स एक स्तर के होते हैं, इन सब को देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक तमाम प्रकार की परिस्थितियों की उनको एक समग्र जानकारी दी जाती है ताकि वे जिस क्षेत्र में काम करने के लिए नियुक्त हुए हैं वहां पर वो अच्छी तरह से काम कर सके। ये सामान्य प्रशिक्षण हुआ। और फिर सातवां है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। किसी विभाग में नियुक्ति के पहले जो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है उसे प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। जैसे डॉक्टर एक बार यदि कोई बन गया तो वो सीधे डॉक्टर का काम शुरू कर देता है। डॉक्टरों को अलग से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? कि डॉक्टर
खुद अस्पताल में जाकर के अपने वरिष्ठ चिकित्सक के साथ रह करके इलाज करना सीखते हैं, ऑपरेशन करना सीखते हैं, रोगों की पहचान सीखते हैं। इसी प्रकार से इंजीनियर जो होते हैं, इंजीनियर की परीक्षा दिया सीधे उसको डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, जाओ काम करो। तो वो इंजीनियर भी अंतिम डिग्री प्राप्त करने के पहले खुद किसी फैक्ट्री में जाकर के, किसी कारखाने में जाकर के, किसी स्थान पर जाकर के सभी चीजें सीखता है और तब जाकर के फिर उसको डिग्री मिलती है। इसे कहते हैं प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। फिर सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवाकालीन प्रशिक्षण, एक बार जब किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो एक बार उसको प्रशिक्षण दे दिया तो जिंदगी भर फुर्सत है, ऐसा नहीं। उसको समय समय पर अनेक प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। एक बार नहीं, 10 बार वह प्रशिक्षण कोर्स करता है और एक के लिए नहीं, सबके लिए आवश्यक होता है। तो ये सेवाकालीन प्रशिक्षण, इसमें पर्यवेक्षणीय जो प्रशिक्षक होगा उसके पर्यवेक्षण में किसी काम को संपन्न करना, ये पर्यवेक्षणीय प्रशिक्षण कहलाता है। दूसरा है विभागीय। विभाग के कार्यों को संपन्न करने के लिए, मान लीजिए विभागीय कार्यों में एक नई टेक्नोलॉजी आई तो उस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर विहंगम। विहंगम प्रशिक्षण का मतलब है कि अधिकारियों को कहा जाता है कि आप जाकर के घूमिए। जैसे IAS IPS अधिकारी जो होते हैं, प्रशिक्षण के दरमियान पूरे भारत की यात्रा करते हैं, पूरे भारत की, और विभिन्न शहरों में जाकर के वे लोगों के रहन सहन, खान पान, संस्कृति, उनका चाल ढाल, उनका तमाम चीजों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो फॉरेस्ट में काम करने वाले अधिकारी होते हैं, इनको जंगल में जाकर के प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। ठीक है, प्रशिक्षण कमरे में बैठ करके प्राप्त करेंगे, लेकिन फील्ड वर्क में उनको जंगल भेजा जाता है, जाइए आप जंगल देख करके आइए, चलिए जंगल देख करके आते हैं, वहां पर आज जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ये प्रशिक्षण दिया जाता है उसको विहंगम प्रशिक्षण कहा जाता है। फिर चक्राकार, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी किसी एक ही विभाग में रहकर काम नहीं करते, उनको 10 विभागों में जाकर काम करना पड़ता है। तो विभिन्न विभागों के बारे में उनको प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, ये चक्राकार प्रशिक्षण कहलाता है। जैसे IAS अधिकारी किसी एक ही विभाग में रहकर के रिटायरमेंट की एज तक नहीं जाता, उसे अलग अलग विभागों में विभिन्न पदों पर काम करना पड़ता है। तो विभिन्न विभागों की कार्यशैली, कार्य पद्धति अलग अलग होती है। इन सब के बारे में उनको समय समय पर प्रशिक्षण देना, ये चक्राकार प्रशिक्षण हुआ। और फिर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आप जानते होंगे कि अंतिम डिग्री लेने के पहले उनको किसी भी कार्यालय में जाकर के सीखना पड़ता है। जैसे डॉक्टर इंजीनियर के बारे में अभी हमने चर्चा की थी, तो जब डॉक्टर आखिरी वर्ष में होता है, लास्ट या फाइनल ईयर में पहुंचता है, तो उसको किसी अस्पताल में जाकर के पूरा काम सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। इसी प्रकार से जो इंजीनियर होते हैं, फैक्ट्री में जाकर के, माइनिंग इंजीनियर माइनिंग में जाकर के या उस फील्ड में जाकर के 1 वर्ष तक या 6 महीने तक लगातार लोग काम करते हैं और काम करके सीखते हैं हर चीज, उस काम को कैसे संपन्न किया जाता है, इन चीजों को व्यावहारिक दृष्टि से सीखते हैं और तब जाकर के उनका फिर फाइनल परीक्षा के बाद उनको डिग्री मिलती है। ये प्रशिक्षण के अलग प्रकार हुआ। तो अंत में यह कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण प्रत्येक कर्मचारी के लिए, अधिकारी के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे व्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। कार्य को सुनियोजित तरीके से संपन्न करने के लिए कम से कम श्रम में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, किसी कार्य को अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए प्रशिक्षण का होना आवश्यक है। जितनी अच्छी तरह से अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है, कार्य होने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है।
तो इस प्रकार से प्रशिक्षण का होना लोक प्रशासन के अंतर्गत आवश्यक माना जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।